हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और दुरुस्त। आज की इस सेशन में हम लोग जो है पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज़ को अपनी कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक सेशन डेली करा रहा हूँ। एक्चुअल में मैं एनडीए का जो जीएटी का पेपर है उसको मैंने पूरा अलग कंपाइल किया है सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हिस्ट्री का सेक्शन अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग। तो हिस्ट्री में भी हम लोगों ने एशियंट हिस्ट्री, मिडवेल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को अलग अलग पीवाईक्यूज़ को कंपाइल किए हैं। और पीवाईक्यूज़ क्यों करा रहे हैं? क्योंकि पीवाईक्यू कराने से सब क्या फ़ायदे होते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह लेवल का क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं लेकिन उसी टॉपिक को पढ़ के जाते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल आपको नहीं पता होता कि कितने डेप्थ तक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और क्या वो मेजर सेक्शन होते हैं जहाँ से उस टॉपिक से वो क्वेश्चन बनाता है। तो एक हमारा ये फ़ायदा होता है। दूसरा, एग्ज़ाम के में जो एक क्वेश्चन को का प्रेशर होता है पढ़ने का, उसकी टेक्निक्स क्लियर होती है कि कैसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके जल्दी क्लियर किया जाता है। बेस्ट एलिमिनेशन मेथड, जिससे अगर आप सारे ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन भी अगर अच्छे से समझ पाते हैं तो आप बेस्ट एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए आप अच्छे से अपना करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। और दूसरा, पीवाईक्यू लगाने से आपके कई सारे यही डाउट क्लियर हो जाते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, वही पढ़ना चाहिए। ये सारे फ़ायदे होते हैं और एक कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप सभी लोग इसके, मैं आशा करता हूँ, प्रॉपर नोट्स बना रहे हो। और अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप इस बार एनडीए सेकेंड 2024 का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या आप कोई भी एनडीए का एग्ज़ाम मतलब किसी से का दे रहे होंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इतना भर पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि मैंने डिटेल्ड तैयारी भी नहीं करी, इतना पढ़ने भर से ही मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। हम लोगों ने एनडीए सेकेंड 2022 तक का पेपर पूरा जो था वो सॉल्व कर लिया था। आज एनडीए फर्स्ट 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनडीए फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एनडीए फर्स्ट 2022 में आया है। क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र, द क्लासिकल वर्क ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फोकसेस प्राइमरली ऑन। अर्थव्यवस्था पे ये फोकस करता है, कल्चर पे फोकस करता है, स्टेट क्राफ्ट पे फोकस करता है, या राजतंत्र पे फोकस करता है। क्वेश्चन ये है। तो देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अर्थशास्त्र पुस्तक है तो क्या अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पे है? तो देखो, यहाँ पे जब बात कर रहा है फोकस प्राइमरली, मतलब उसकी प्राथमिकता का केंद्र क्या है, तो राजा बाबू यहाँ पे होगा स्टेट क्राफ्ट, यानी शासन कला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, है ना। अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया गया है लेकिन मुख्यतः जो है वो स्टेट क्राफ्ट है। एक्चुअल में अर्थशास्त्र, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। चाणक्य, जिन्हें हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इस किताब में, इस पुस्तक में एक थ्योरी इन्होंने दी हुई है, सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ना। आइए ज़रा सा एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। सप्तांग थ्योरी क्या है? ये हमारे बॉडी के 7 जो अंग हैं, इन्हीं को हम लोग सप्तांग के रूप में, यानी हमारे बॉडी के 7 अंग मिलकर के पूरे एक स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उनका प्रशासन व्यवस्था चलाते हैं। जैसे स्वामी को उस समय किंग कहा जाता था, मतलब जो राजा है ना उसको उस समय स्वामी कहा जाता था। आज का जो मिनिस्टर है उसको उस समय आमत्य कहा जाता था, मतलब मैं मौर्य एम्पायर की बात कर रहा हूँ। जो टेरिटरी एंड पॉपुलेशन होती थी, जो राज्य होते थे उनको हम लोग जनपद कहते थे, जो किले होते थे उनको दुर्ग कहते थे, जो खजांची वाला होता था उसको कोषा बोलते थे, आर्मी को दंडा बोलते थे, और मित्रों को, जो मित्रगण है मतलब आज को जिनको एलाई बोलते हैं, उस समय उनको मित्र बोलते थे। इस तरीके से हमारे बॉडी के 7 पार्ट होते हैं जिनको सप्तांग बोलते हैं, और यही सप्तांग मिल करके ही एक स्टेट का पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ये स्टेट क्राफ्ट रेडी करते हैं। दो चाणक्य हैं जिनकी किताब का नाम क्या है ना, अर्थशास्त्र। चाणक्य, जिनको हम लोग कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इस पुस्तक में कई सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक स्टेट क्राफ्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की भी चर्चा करेगी, लेकिन मेन फोकस जो है वो स्टेट क्राफ्ट पे है ना। और साथ में इकोनॉमिक पॉलिसियाँ, कैसे एक राज्य की क्या आर्थिक नीतियाँ होनी चाहिए जिससे वो राज्य
ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य के लिए आगे बढ़े। और मिलिट्री स्ट्रेटजी, इन तीनों, ये मेनली इस पुस्तक में इन 3 चीज़ की ही चर्चा करी गई हुई है। इसके बाद 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट भी उन्होंने बताए कि एक राज्य के क्या ऐसे 7 तत्व होते हैं जिसको हम लोग सप्तांग कहते हैं। शायद मैंने आपको सप्तांग आगे आपको दिखाया भी। और चाणक्य आखिर ये हैं कौन? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बड़े चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, साथ में उनके सलाहकार भी थे, उनके एक टीचर भी थे, और ये एक अर्थशास्त्री तो थे। इनका टाइम पीरियड 350 बीसी से लेकर के 283 बीसी के आसपास था। अगर आपसे पूछा जाए आज से कितने साल पहले चाणक्य थे, तो आज 2024 चल रहा है। इसी 2024 में अगर आप 350 को ऐड कर दोगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये 2374 साल पहले आपके चाणक्य थे, है ना। अच्छा, और इन्हें हम लोग भारत का मैकियावेली भी बोलते हैं। भारत का अगर आपसे पूछा जाए मैकियावेली किसे कहते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, है ना। ये सारी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेट क्राफ्ट यानी शासन कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कब चरक संहिता अस्तित्व में आई, है ना। ये भी एनडीए फर्स्ट 2022 का क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस सीरीज़ को देखा होगा, 2023 का पेपर देखा होगा, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि वहाँ पे कई सारी पुस्तक दी थी और उन पुस्तक का सही ऑर्डर पूछा था। तो अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो कोई बात नहीं। वैसे चरक संहिता किताब जो है वो 2वीं से 3वीं शताब्दी के समय लिखी गई थी। चरक संहिता अगर मैं आपको बताऊं, है ना, ये जो चरक संहिता नाम की जो किताब है, ये चरक के द्वारा लिखी गई है। और ये एक पुस्तक जो है ये कम्प्लीटली आयुर्वेद है। आज जो हमारे यहाँ अलग अलग बीमारियों की अलग अलग अंग्रेजी दवाई बताई जाती हैं, एक्चुअल में जो चरक जी थे उनकी चरक संहिता किताब में उन सब के आयुर्वेदिक नुस्खे थे। और वो ऐसे थे जो हमारी बॉडी पे कभी भी गलत साइड इफ़ेक्ट नहीं डालते थे। अगर वो दवाई फ़ायदा नहीं करती थी तो वो कभी नुकसान भी नहीं करती थी। आज की दवाई अगर आपको फ़ायदा नहीं करी तो हो सकता है वो भयंकर से एलर्जी कर दे, है ना। तो आयुर्वेद जो है, आयुर्वेदिक काफ़ी सारी दवाइयों का कंपाइलेशन, उसके क्या क्या यूज़ होंगे, जैसे पैथोलॉजी को लेकर के, एनाटॉमी को लेकर के, है ना, थेरेपिस्ट को लेकर के, और किस तरीके से सफल ट्रीटमेंट किया जाए, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में चरक संहिता किताब में आपको देखने को मिल जाएगा। समझे? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में नहीं दर्शाया। निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के माध्यम से प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया? ये एनडीए फर्स्ट 2022 का क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं 3 क्वेश्चन आपके एशियन हिस्ट्री के एनडीए फर्स्ट 2022 में आ चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्लीस्ट टाइम पे, शुरुआती दौर में गौतम बुद्ध को किस तरीके से दर्शाया गया कि वो एग्जिस्ट करते थे, उसके क्या क्या थे। तो देखो, बहुत सारे जो खाली आसन थे वो, है ना, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उसका सिंबल चक्र, गौतम बुद्ध ने जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करी थी पीपल का पेड़, और गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी तो तो उनके लिए स्तूप भी बनाए गए थे। तो ये चारों चीज़ें जो है, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। खाली स्थान, व्हील मतलब चक्र, चक्र का मतलब होता है गौतम बुद्ध का पहला उपदेश, है ना। वृक्ष मतलब आप अगर ऐसे समझ लो, वृक्ष से यहाँ पे गौतम बुद्ध ने इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति करी थी। और स्तूप का संबंध उनके डेथ से होता है। जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी तब उस समय 8 राजा हुआ करते थे। तो उन 8 राजाओं ने बोला कि मुझे गौतम बुद्ध की बॉडी चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। किसी ने बोला जलाना है, किसी ने बोला दफनाना है। तो सारे राजाओं में मीटिंग होती है, उनके बॉडी के 8 पार्ट होते हैं। कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग दफना देते हैं, तो कुछ लोग उनकी बॉडी के पार्ट को एक लाल रंग के कपड़े में रख करके, सोने की परत चढ़ा करके, फिर उसके चारों ओर मिट्टी भर करके और एक ईंटों की ऐसे दीवार बना देते हैं। उसी को बोला जाता है स्तूप। जैसे आपने एक स्तूप का नाम सुना होगा, सांची का स्तूप, है ना, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये अशोक ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में एक स्तूप पड़ता है ना। तो ये जो स्तूप हैं वो गौतम बुद्ध के बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, यानी उनका डेथ का एक सिंबल है। वृक्ष उनके ज्ञान का सिंबल है, और चक्र उनके पहले उपदेश का सिंबल है, और रिक्त आसन, ये चारों चीज़ें ही गौतम बुद्ध की प्रेजेंट को दर्शाता है कि उस समय वो एग्जिस्ट करते थे।
है ना। और मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, अगर आप लोग कमेंट में ये चीज़ बताओगे तो मुझे, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मैं कमेंट में देखूंगा कितने लोग इसका आंसर देंगे कि गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था। गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था और उनके नाम का मतलब क्या था। मैं ज़रूर से ज़रूर आपके आंसर का वेट करूँगा। जो इसका आंसर देगा मैं उसको हार्ट का बटन जरूर, हार्ट जरूर दूंगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि उनके जितने भी एग्जिस्टेंस है वो एम्पटी थ्रोन हो गए, बोधि ट्री हो गया, फुटप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के कई सारे नाम हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। पता है आप लोगों को गौतम बुद्ध भविष्य में किस नाम से अवतार लेंगे, ये आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये भविष्य में मैत्री के नाम से अवतार लेंगे। वैसे गौतम बुद्ध का रियल नाम वैसे मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताएंगे, है ना। अच्छा, गौतम बुद्ध के लेकिन कई और भी नाम हैं। गौतम बुद्ध को हम लोग पता है शाक्य मुनि कहते हैं। शाक्य मुनि का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। इन्हें हम लोग तथागत कहते हैं। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, है ना। और ये जिस वंश से बिलोंग करते थे, शाक्य क्लैन, ये शाक्य क्लैन से ही बिलोंग करते थे। इनकी माता जी का नाम महामाया था। इनका जन्म 463 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, है ना। 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी डेथ जरूर आप याद रखना। इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? मल्ल की राजधानी कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। ये आप जो ज्ञान देख रहे हैं, ये जहाँ पे अभी बैठे हैं, इन्होंने इनलाइटमेंट की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में करी थी। जो पेड़ है ये पीपल का पेड़ है। और जिस नदी के किनारे बैठे हैं, ये नदी का नाम है निरंजना नदी। और ये जगह जो है आज का बिहार का जो गया वाला रीजन है, वहीं पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, बोध गया, है ना। 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा और 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपने 5 शिष्यों को क्या किया था? ज्ञान दिया था। और कहाँ पे दिया था? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इन्होंने पहले ज्ञान दिया था। इनका प्रिय शिष्य जरूर अपने आप दिमाग में रखिएगा। इनका जो प्रिय शिष्य था उसका नाम आनंद था, है ना। तो ये सारी बातें आप याद रखना। अगर आप बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बौद्ध धर्म की क्लास बहुत अच्छे से मिल जाएगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में किसी चीनी यात्री ने मध्य भारत की यात्रा का अभिलेख नामक दैनिक डायरी लिखी हुई है। विच चाइनीज ट्रैवलर इन एशियन इंडिया रोड द डायरी कॉल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रैवल टू द मिडिल इंडिया, है ना। हुआंग हुन सिंह, हुएन सांग, इस सिंह या ली याबियो। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है हुएन सांग। हुएन सांग ने एक डायरी लिखी है जिसका नाम है रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रैवल। मतलब जितना भी उसने ट्रैवल किया है उस पर किताब लिखी हुई है, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रैवल। अब कहोगे सर ये हुएन सांग है कौन? आखिर ये हुएन सांग है कौन? तो हुएन सांग एक चाइनीज़ ट्रैवलर है, एक चाइना से आया हुआ यात्री है। अब कहोगे सर ये भारत में कब आया था, किसके समय आया था? तो हमारे भारत में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था 606 से लेकर के 647 ईस्वी। इसी के दरबार में ये चीनी यात्री हुएन सांग भारत में आया था। 7th सेंचुरी कह सकते हैं आया था। और उसने अपनी यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ भ्रमण किया उन सारी चीज़ों को क्या किया, सारी चीज़ों को अपनी इस डायरी में कंपाइल किया। इसके अलावा इसकी एक और पुस्तक बहुत फेमस है। इसने एक किताब लिखी है CU की। तो CU की में भारत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, भारत का कल्चर कैसा था, भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति क्या थी, इन सब पे बहुत सारी बातें जो है इसने अपनी CU की किताब और रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। किसने? हुएन सांग। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। कौन था ये? एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, समझे। बाकी भारत में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हुए हैं जिसमें आप लोगों ने मेगास्थनीज का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये ग्रीस की राजधानी एथेंस का रहने वाला था, है ना। इसकी किताब का नाम है इंडिका, जो कि खो चुकी है, आज तक नहीं मिली है, लेकिन उसके कुछ सुनी सुनाई बातों के बारे में बताया जाता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया था। एक बहुत फेमस नाम आप लोगों ने सुना होगा, फायान। भारत में पहला चाइनीज़ ट्रैवलर जो था वो फायान आया था। और इसकी किताब का नाम अगर मैं बताऊं
तो उसकी किताब का नाम है फो यू की, और एक और किताब है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। एक्चुअल में ये जो फायान है ये बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानता है, तो इसने भारत में बौद्ध धर्म के साम्राज्यों के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया है। ये गुप्ता एम्पायर में आया था। कहोगे गुप्त एम्पायर में किसके समय आया था? तो एक राजा हुआ करता था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकेंड, है ना। गुप्त एम्पायर का एक रूलर है जिसका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसी के समय आया था। अगर मैं हुएन सांग की बात करूँ तो ये चाइना का ही एक व्यक्ति है ना। और इसकी किताब का नाम अभी मैंने बताया था CU की, हर्षवर्धन के समय आया था। मार्को पोलो की अगर मैं बात करूं तो मार्को पोलो ये इटालियन था, इटली से आया था। इसकी पुस्तक का नाम है द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, और ये 13वीं शताब्दी में भारत में आया था। और भारत के साउथ इंडिया में जो उस समय एम्पायर हुआ करते थे उस समय ये भारत में आया था, है ना। लगभग मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों ने विजयनगर एम्पायर शुरुआत होने वाला था, लगभग उसी समय की बात कर रहा हूँ, उस समय ये भारत में आया था। और अल बरौनी का नाम सुना होगा, ईरान पर्शिया, जो कि आज के समय उस समय का अरब और आज का पर्शिया ईरान वाले रीजन, तो ये भी भारत में आया था। किस समय आया था? महमूद गजनवी के समय भारत में आया था। और इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद, समझे। तो ये सारे वो ट्रैवल। अब आपको देखो मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, लेकिन एक क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं ये और मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये NDA फर्स्ट 2022 में एक लास्ट क्वेश्चन आया था। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको NDA फर्स्ट 2022 में क्वेश्चन देखने को मिले थे। 13वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था लेखा पद्धति। तो ये लेखा पद्धति जो ग्रंथ है ये किस चीज़ के बारे में बताता है? लेखन कला के बारे में, यानी आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में, निबंध लेखन ऐसे राइटिंग के बारे में, या लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी विधिक दस्तावेज के बारे में, या फिर पुरालेख के बारे में बताता है। तो देखो आपको ये सब बताने से पहले, मैं आपको लेखा पद्धति बताने से पहले मैं एक एम्पायर का नाम बताना चाहूँगा। आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर एक एम्पायर का नाम सुना होगा, चालुक्य वंश यानी चालुक्य डायनेस्टी, ज़रूर से ज़रूर सुना होगा। ये भारत में 6th सेंचुरी से लेकर के 12 सेंचुरी तक भारत में शासन किया, है ना। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये चालुक्य एम्पायर का मैप है। आज का महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, मध्य प्रदेश का कुछ रीजन हो गया, अगर है ना, कुछ हिस्सा केरला का हो गया। मतलब काफ़ी बड़ा एम्पायर हुआ करता था। 6 सेंचुरी से लेकर के 12 सेंचुरी तक राज कर रहा है, समझ रहे हो आप लोग। मतलब एक लंबा दशक यहाँ पे भारत में इस चालुक्य डायनेस्टी ने बसाया। अब चालुक्य डायनेस्टी कब थी ये आपको समझ में आ गया। अब चालुक्य डायनेस्टी के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ कि चालुक्य डायनेस्टी जो थी, चालुक्य राजवंश हुआ करता था, उनकी सामाजिक स्तर यानी सोशल लाइफ कैसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था यानी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, और उनका इकोनॉमिकल सिस्टम यानी अर्थव्यवस्था कैसी थी। काफ़ी सारी जानकारी इस लेखा पद्धति जो किताब है उसमें देखने को मिल जाता है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। बट एक्चुअल में जो लेखा पद्धति है ये सारी बातें बताने के साथ जो मेन चीज़ बताता है वो ये बताता है कि जो चालुक्य एम्पायर हुआ करता था, उस चालुक्य एम्पायर के समय अगर किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज़मीन बेच रहा है तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट यानी कानूनी दस्तावेज कैसे रेडी होते थे, ज़मीनों के लिए कैसे होते थे, कोई काम एक दूसरे से कर रहा तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता था, अनुबंध जिसको कहते हैं, वो कैसे बनता था। तो एक्चुअली जो लेखा पद्धति किताब ग्रंथ है वो यही बताता है कि चालुक्य एम्पायर के समय लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, लैंड की डीड्स यानी ज़मीनों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता था, ये सारी बातें जो है वो इस लेखा पद्धति में बताया गया है। ये कब लिखी गई है? चालुक्य एम्पायर के समय लिखी गई है। चालुक्य एम्पायर कब से कब तक हुआ करता था? 6th से 12th सेंचुरी तक था। कहाँ पे हुआ करता था? तो आपको आज का महाराष्ट्र बता सकते हो, कर्नाटका बता सकते हो, केरला बता सकते हो, आंध्र प्रदेश बता सकते हो, और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का बता सकते हो। अब मैं थोड़ा सा इसको इन्फोग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आपको चालुक्य एम्पायर दिख रहा है ना। इस चालुक्य एम्पायर की अगर मैं बात करूँ तो देखो चालुक्य एम्पायर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। जो 6th सेंचुरी से लेकर के 8th सेंचुरी तक चला उसको बादामी चालुक्य बोला गया। बादामी चालुक्य जो था, इन लोगों ने अपनी कैपिटल वतापी बनाई। क्या बनाई इन लोगों ने?
वतापी बनाई। ये इनको अर्ली चालुक्य के नाम से, बादामी चालुक्य के नाम से जाना जाता है। इसका एक राजा हुआ करता था पुलकेशिन प्रथम, बहुत फेमस राजा है। मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊं तो आपको अभी पीछे शायद मैंने हुएन के बारे में बताया था। हुएन का जो टाइम पीरियड था तो वो हुएन किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। और हर्षवर्धन का टाइम पीरियड हुआ करता था 606 से लेकर के 647 तक में। और यही 6th सेंचुरी का मतलब है 600 की मैं बात कर रहा हूँ। इसी समय आपका एक राजा पुलकेशिन प्रथम जो है वो साउथ इंडिया में यहाँ पे राज कर रहा है। और मध्य प्रदेश का आपका जो मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, ये जैन है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज है, इस रीजन में आपका राज कर रहा है हर्षवर्धन। तो जो ये आपका क्या कहते हैं पुलकेशिन प्रथम होता है, ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को पार करके नॉर्थ इंडिया की तरफ जब आगे बढ़ रहा होता है तो हर्षवर्धन और इनके बीच में लड़ाई होती है, पुलकेशिन प्रथम और किसके बीच में? हर्षवर्धन के बीच में। तो इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी लिखा गया है, ए.ओ. होल इंस्क्रिप्शन। ये आपको कर्नाटका में मिलेगा। कर्नाटका में इसलिए मिलेगा क्योंकि जो आपका बादामी चालुक्य है ये आज के कर्नाटका में मतलब वो हुआ करता था। तो इन लोगों का एक ए.ओल इंस्क्रिप्शन है जो कि कहाँ मिलता है आपको? कर्नाटका में। इसमें बताया गया कि पुलकेशिन प्रथम और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध लड़ा गया था। कौन सी नदी पे लड़ा गया था? नर्मदा नदी पे ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में पुलकेशिन ने क्या किया था? पुलकेशिन प्रथम ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ये जानकारी इसमें बताई जाती है। तो बादामी चालुक्य जो थे उसका फाउंडर कौन है? पुलकेशिन प्रथम। और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, होल इंस्क्रिप्शन कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। इस इंस्क्रिप्शन को जिसने लिखा था उसका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के द्वारा ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया। फिर अगर मैं दूसरा बताऊं तो ईस्टर्न चालुक्य, इसको विजयादित्य ने स्थापित किया था। 7वीं सेंचुरी से लेकर के 11वीं सेंचुरी तक रहा। और ये वेंगी जो रीजन पड़ता है, वेंगी में पड़ता था। वेंगी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा, वेंगी है ना, दिख रहा है आपको? ये आंध्र प्रदेश का रीजन वाला वेंगी यहाँ देखने को मिलेगा। इस ईस्टर्न चालुक्य ने कई सारे जो है वो टेम्पल्स बनाए, शिवाजी के टेम्पल। अभी मैं आगे चल करके आपको दिखा दूंगा। फिर मैं बात करता हूँ वेस्टर्न चालुक्य। वेस्टर्न चालुक्य मतलब आपका इधर वाला रीजन, ये वेस्टर्न चालुक्य, ये वाला रीजन। इस वेस्टर्न चालुक्य को तालिपा सेकंड ने स्थापित किया था 10वीं से 12वीं शताब्दी में। और इन लोगों ने भी कई सारे टेम्पल बनाए। आइए जरा कुछ टेम्पल इनके इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है कि ये टेम्पल किस डायनेस्टी ने बनवाया था। देखो, टेम्पल को जानने से पहले आप लोगों ने इन 3 प्रकार के मंदिरों का नाम तो शायद सुना होगा, नागर शैली के, द्रविड़ शैली के और वसरा शैली के। ज़्यादातर नागर शैली के मंदिर जो है वो भारत के नॉर्थ इंडिया में यानी ऊपरी हिस्से में देखने को मिलते हैं। नागर शैली के मंदिर कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉर्थ इंडिया में। और द्रविड़ शैली के ज़्यादातर मंदिर जो है वो दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। और वसरा के ज़्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये भी आपको ज़्यादातर साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। जो नागर मंदिर हैं ये माना जाता है कि जो गुप्त एम्पायर है, ज़्यादा से ज़्यादा जो नागर शैली पे आधारित मंदिर हैं वो सारे जो मंदिर हैं किसने बसाए हुए थे? गुप्ता एम्पायर ने बसाए थे। लेकिन ऐसा एग्जैक्ट नहीं कहा जाता कि केवल गुप्ता एम्पायर ने बसाए, बाद में और लोगों ने भी बसाए, लेकिन मेनली जो है गुप्ता एम्पायर ने नागर शैली पे आधारित कई सारे मंदिर बनाए। खास तौर से विष्णु जी के मंदिर जो है गुप्त एम्पायर लोगों ने बहुत सारे बनवाए। द्रविड़ शैली की मैं बात करूँ तो आप लोगों ने पल्लव डायनेस्टी का नाम सुना होगा, चोल डायनेस्टी का नाम सुना होगा, पांड्या डायनेस्टी का नाम सुना होगा, होशियार डायनेस्टी का नाम सुना होगा। द्रविड़ शैली के जितने भी मंदिर हैं वो सारे इन डायनेस्टियों ने, है ना, चोल, पल्लव, पांड्या, इन सब ने बसाए हैं। और जो वसरा शैली है ये तो मेनली चालुक्य डायनेस्टी के लोगों ने ही बसाए हुए हैं। कुछ जब आपको कुछ ऐसे मंदिर दिखने को मिल जाएं तो समझ जाइए कि वसरा शैली के और चालुक्य डायनेस्टी ने बसाए हैं। अब कुछ टेम्पल के नाम जानते हैं, कौन कौन से टेम्पल हैं। जैसे मैं आपको एक टेम्पल का नाम बताता हूँ, अगर आप देखेंगे, अब टेम्पल नहीं, ये एक केव है यानी गुफा है जो कि द्रविड़ स्टाइल पे बना हुआ है ना। तो ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए बादामी गुफा कहाँ पड़ती है तो ये कर्नाटका में पड़ती है। चालुक्य डायनेस्टी के राजाओं ने इसको बनवाया था।
सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि विरूपाक्ष टेम्पल या पड्डाडकल टेम्पल्स जो कि कर्नाटका में पड़ता है, इसको किस डायनेस्टी के लोगों ने बनवाया था? तो चालुक्य डायनेस्टी के लोगों ने बनवाया था। एक्चुअल में ये 8th सेंचुरी में बना था और एक रानी हुआ करती थी लोक महादेवी, उनके द्वारा ये विरूपाक्ष टेम्पल बनवाया गया था। और पता है ये टेम्पल आज के समय यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है ना। और ये एक ऐसा टेम्पल है जो साउथ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में भी इसका कल्चर, मतलब इस टाइप के मंदिरों का कल्चर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। विरूपाक्ष टेम्पल, हाँ, पड्डाडकल टेम्पल कर्नाटका में पड़ता है, चालुक्य डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था। इसके अलावा आप लोगों ने शायद इस टेम्पल का भी नाम सुना होगा, श्री कोरमम टेम्पल। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये विष्णु जी का टेम्पल है ना। और ये भी ईस्टर्न चालुक्य राजाओं ने इसको बनवाया हुआ था, है ना। इसके बाद आप लोगों ने शायद इस टेम्पल का नाम सुना होगा, रामेश्वरा टेम्पल या दक्ष राम टेम्पल, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये शिव जी को डेडिकेटेड है। और ये मतलब इतना बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब पूर्वी चालुक्य डायनेस्टी का सबसे बेस्ट। अगर मैं आर्किटेक्चर के रूप में बात करूं, उस समय ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जाता था जिस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए, समझे। और ये क्वेश्चन तो मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में पक्का वाला आ सकता है। क्यों? क्योंकि होशियाल टेम्पल जो है, होशियालेश्वर टेम्पल, ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। रिसेंटली यूनेस्को की हेरिटेज साइट बना है ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो ये 12वीं सेंचुरी में बना। वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर ने वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर से इन्फ्लुएंस होकर के ये बनाया गया होशियाल आर्किटेक्चर। बहुत सुंदर मंदिर है। ये रिसेंटली यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी आपका शामिल हुआ है। होशियालेश्वर टेम्पल, होशियाल टेम्पल बहुत फेमस, कर्नाटका में पड़ता है। तो ये सारे टेम्पल जो आप देख रहे हो चालुक्य डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाए थे, समझे। तो चालुक्य डायनेस्टी कब से कब तक था? 6 से लेकर के 12वीं सेंचुरी तक। चालुक्य डायनेस्टी कहाँ पे था? अगर कितने पार्ट में डिवाइड था? तो वेस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य और बादामी चालुक्य, है ना। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और लेखा पद्धति जो किताब है वो किस चीज़ पे आधारित है? तो अब इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी लोग दे सकते हो कि जो लेखा पद्धति है वो विधिक दस्तावेजों के बारे में बताता है, लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, जो कि चालुक्य एम्पायर के समय लिखी गई थी। समझ में आया? तो ये थी आज के सारे PYQs, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको 2022 तक के सारे PYQs हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। आशा करता हूँ पक्का समझ में आया होगा। अब कल की क्लास में हम लोग NDA फर्स्ट 2021 के सारे PYQs को एनालिसिस करेंगे। इस सीरीज़ को आप लोग देखने के साथ साथ इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्विक रिवाइज करो। मैं गारंटी देता हूँ आपका मतलब पेपर धड़ल्ले से एग्ज़ाम में अच्छे से होगा, क्योंकि जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट इसका एनालिसिस है, क्योंकि इन्हीं सारे टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या है। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, टेक केयर।